नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सबका लिपिका क्लासेस में। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सबका लिपिका क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे बकरी नाटक। बकरी नाटक की भूमिका पर। सिर्फ भूमिका ही नहीं, आमतौर पर आपको किताबों में बकरी नाटक की भूमिका मिल जाती है। तमाम चैनल हैं, हर जगह आप बकरी नाटक की भूमिका पढ़ते हैं। आज मैं भूमिका के साथ साथ इसकी जो निर्देशक थी कविता नागपाल जी, उन्होंने भी बकरी नाटक पर अपना एक वक्तव्य दिया है जो हर जगह इजली नहीं मिल पाता है। उसको हमने लाया है आपके लिए। लिपिका की पूरी टीम ये ढूंढ के लाई है आपके लिए। निर्देशक की बात कविता नागपाल। उसके बाद हम देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक के संबंध में भूमिका। भूमिका प्रथम संस्करण की, दूसरे, तीसरे, ऐसे करके भूमिकाएं लगी हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो आते हैं निर्देशक के वक्तव्य पर, जिसे लिखा है कविता नागपाल ने। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। कथा और शिल्प। कथा और शिल्प में, कथा और शिल्प के नाम पर तरह तरह के चमत्कार पैदा करके रंगमंच को कुछ शैलीगत रंगमंच को कुछ शैलीगत मानदंडों तक सीमित करने की कोशिश चल रही है। विषय वस्तु के स्तर पर नाटक जनता और उसकी समस्याओं से कटता हुआ एक खास मध्यवर्गीय तिलिस्म में कैद होता नजर आ रहा है। नाटक कैसे हो जा रहे हैं? विषय वस्तु के स्तर पर नाटक जो है जनता और उसकी समस्याओं से कटता हुआ मध्यवर्गीय तिलिस्म में कैद होता जा रहा है। जनता की समस्याओं से कट रहा है नाटक, जबकि नाटक को जनता की समस्या पर केंद्रित होना चाहिए। आगे चल के हम जब देख सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का वक्तव्य पढ़ेंगे तो वहाँ देखिएगा, एक जगह उन्होंने जिक्र किया है कि बकरी नाटक क्यों लिखा गया, क्या कारण थे कि उन्हें ये नाटक लिखना पड़ा। तो वहाँ पर आपको ये जो कविता नागपाल की बात है, वहाँ आप ये पूरे अच्छे तौर से समझ जाएंगे कि क्यों कविता नागपाल जी ये कह रही हैं। उसकी सही भूमिका ने रंगमंच में सक्रिय ये प्रवृत्तियाँ जनता को उसकी सही भूमिका के एहसास से अलग तो रखती हैं, साथ ही मध्यवर्गीय हित को भी सारी जनता के हित से जुदा करके महज एक तथाकथित भद्र शिल्प के ताने बाने में समेट देती हैं। पिछले दिनों तेजी से गहराते आर्थिक और राजनीतिक संकट के परिणाम स्वरूप उभरे जन आंदोलन का असर सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में अनिवार्यतः हुआ है। पिछले दिनों क्या गहरा रहा था? आर्थिक और राजनीतिक संकट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम सब साहित्य को जब पढ़ते हैं तो साहित्य में लेखक जो लिखता है वो सीधे सीधे अर्थ नहीं निकलता है। उसकी सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर अनेक परिस्थितियाँ निकल करके आती है। चाहे आप हिंदी की किसी भी धारा को उठा करके देख लीजिए, आदिकाल, भक्ति, रीति, आधुनिक, किसी भी चीज़ में उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ रहता है। और ये 1974 का समय एक ऐसा समय है, आपातकाल आपातकाल वाला समय है। और इस दौर के जितने भी रचनाकार हैं, चाहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, सुदामा पांडे, धूमिल हो, नागार्जुन की कविताएं हो, सब में आप देखिएगा एक तरह का आर्थिक और राजनीतिक संकट के प्रति एक भावबोध आपको दिखेगा। नागार्जुन भी राजनीतिक कविताएं लिखते हैं, और धूमिल की कविताओं का स्वर तो आप लोग भली भांति जानते हैं। तो ऐसे ही आगे लिखती हैं कि इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के परिणाम स्वरूप उभरे जन आंदोलन का असर सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में अनिवार्यतः हुआ। जन आंदोलन, जनता द्वारा जो आंदोलन हुआ, उसका प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में भी पड़ा। महानगरों में छोटी छोटी मंडलियां नाटक को आम जनता के बीच ले जाने का प्रयास करने लगी। महानगर मतलब बड़े बड़े शहरों में नाटक को जनता के बीच ले जाने का प्रयास छोटी छोटी, जो एकदम छोटी छोटी नाट्य कंपनियां होती थीं, ये करने लगी। जाहिर है कि ये छुटपुट प्रयास अभी किसी संगठित आंदोलन का रूप नहीं ले पाए हैं, पर एक सिलसिला तो शुरू हो ही गया है। जन नाट्य मंच इसी प्रक्रिया का अंग है। इस प्रक्रिया का अंग कौन है? जन नाट्य मंच। बकरी नाटक की प्रस्तुति भी यही करते हैं, जन नाट्य मंच। आगे है
कि यहाँ सवाल यह उठता है कि किस तरह के नाटक जनता की चेतना से सीधा रिश्ता कायम कर सकते हैं। पश्चिमी दुनिया के रूपवादी शिल्प से प्रेरित नाटक आम जनता की सांस्कृतिक धरोहर के अनुरूप ना होने के कारण जनवादी संस्कृति का विकल्प प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं। क्या कह रही हैं नागपाल जी कि इस प्रश्न हमारे सामने क्या खड़ा होता है कि किस तरह के नाटक लिखे जाएं जो जनता से सीधा रिश्ता कायम कर सकते हैं, सीधे सीधे जनता से जो जुड़े। इसके लिए किस तरह के नाटक लिखे? पश्चिमी दुनिया के रूपवादी शिल्प से प्रेरित नाटक जो होते हैं ये आम जनता की सांस्कृतिक धरोहर के अनुरूप ना होने के कारण जनवादी संस्कृति का विकल्प प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं। कौन से? पश्चिमी नाटक। आगे लिखते हैं कि वही शिल्प विधान जिनसे जनता पूरी तरह वाकिफ है और उसकी चेतना में कहीं ना कहीं पैठ है, यथार्थ के नाट्यगत साक्षात्कार के सही माध्यम बन सकते हैं। मतलब जिनकी समझ है जनता में, उनको हम ले सकते हैं। पश्चिम वाले को लेंगे तो भारतीय लोग में या भारतीय जो जनमानस है जो गाँव में रहता है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो कहते हैं यथार्थ के नाट्यगत साक्षात्कार के सही माध्यम बन सकते हैं। इस तरह के शिल्प विधान और सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करते हुए जनता के हित में उनका इस्तेमाल करना ऐसे लेखकों की पहलकदमी पर निर्भर करता है जो न केवल जनवादी चेतना से संपन्न है बल्कि यथार्थ जीवन बोध को कलात्मक रूप में रख सकते हैं। नई शैलियाँ और यथार्थ का अभिव्यक्त करने का नया शिल्प पुराने शिल्प तंत्र से जुड़ा होने के बावजूद किसी अहम कलात्मक इंद्र से नहीं उपजता बल्कि सामाजिक विकास का परिणाम होता है। एक खास सामाजिक जरूरत से उपजे शिल्प तंत्र को समझना और उसके सौंदर्य बोध का मूल्यांकन दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों अलग अलग बातें होती हैं। आगे कहती हैं कि बकरी का शिल्प जो है लोचपूर्ण है। बकरी का शिल्प कैसा है? लोचपूर्ण है। आमतौर पर कोई भी कथा हो, कहानी हो, उसमें दो चीज़ें प्रधान होती हैं। एक होता है भाव पक्ष, दूसरा होता है कला पक्ष। तो शिल्प, भाषा, ये सारी जो चीज़ें कला पक्ष की हैं और बिना कला पक्ष के भाव की सही अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। तो बताती हैं कविता नागपाल जी कि बकरी का जो शिल्प है लोचपूर्ण है। कैसा है? लोचपूर्ण है। इससे नाटक और पारसी थिएटर के शैलीगत प्रवाह में बाधा गया है। किस में बाधा गया है? नौटंकी और पारसी थिएटर, जो शुरुआत की थिएटर थे। इतिहास ग्रंथों में हम पढ़ते हैं ना कि यही पारसी थिएटर जब फिल्मों का प्रचलन हुआ तो ये बंद हो गए। हालांकि 1933 या 35 तक ये पारसी थिएटर जो हैं सक्रिय रहे। तो बकरी के संबंध में ये है कि इसमें इसे नौटंकी और पारसी थिएटर के शैलीगत प्रवाह में बांधा गया है। लेकिन जहां नौटंकी ने साहसिक घटनाओं, पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों के अतिरंजित रूप आम जनता को संवेदित करते हैं, वहीं बकरी का विशेष कथ्य उसे पारंपरिक नौटंकी शैली से थोड़ा हटाता हुआ एक तीखा सामाजिक व्यंग्य बना देता है। तो बकरी में दो तरह की चीज़ें हैं। तो दो तरह के इसीलिए आधार भी लिए गए हैं, एक पारसी थिएटर का, दूसरा नौटंकी का। कह रही हैं कि बकरी का जो कथा है वो इसे नौटंकी शैली से थोड़ा हटाता है और एक तीखा क्या बनाता है? व्यंग्य बनाता है। इस व्यंग्य को और तीखा बनाने के लिए नाटककार ने पारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी की लोकप्रिय धुनों का उपयोग किया है, जिसके लिए भाषा की आम मुहावरेदारी और लयात्मकता बुनियादी का काम करती है। लोकप्रिय धुनों, बकरी नाटक को जब आप पढ़ेंगे तो ये देखिए लोकप्रिय धुनों, इसमें कई गीत हैं। पर महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? इन गीतों की एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि सारे गीत किसी न किसी प्रसिद्ध गान पर बने हुए हैं। जैसे एक वो आप गान गाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा या जन गण मन, इन सब पर बकरी नाटक के धुनों को बैठाया गया है। नट नटी संवाद में आप देखेंगे कि नटी जब उससे कहती है कि कवि है, कर लेगा, तो नट उससे पूछता है क्या करना होगा, तो वहाँ पर उसे जवाब दिया जाता है कि बस थोड़ा सा भाव बदल देना है। यही कारण है कि इसमें जितने भी गीत हैं उनके भाव बदले गए हैं। और यहाँ पर कविता नागपाल जी भी कह रही हैं कि लोकप्रिय धुनों का उपयोग किया है, जिसके लिए भाषा की आम मुहावरेदारी और लयात्मकता जो है बुनियादी का काम करती है। लय जो है
ये उसकी बुनियाद बन करके काम करते हैं। व्यवस्था के समकालीन राजनीति के छंदम और उनके जन विरोधी एवं जनतंत्र विरोधी चरित्र पर प्रहार करता हुआ यह नाटक जनता विशेषकर ग्रामीण जनता पर लादी गई धर्मांधता और उससे होने वाले शोषण उत्पीड़न का चित्रण करते हुए एक ऐसे गुस्से का रेखांकन करता है जिसे यदि समग्र यथार्थ से जोड़कर देखा जाए तो जनवादी चेतना के प्रतार में सहायक हो सकता है। क्या कह रही हैं कि ये जो नाटक है जन विरोधी और जनतंत्र विरोधी चरित्र पर प्रहार करता है। किस पे विरोधी प्रहार करता है? जन विरोधी, जो जनता का विरोधी है उस पर, और जनतंत्र विरोधी जो चरित्र हैं उन पर प्रहार करता है। यह नाटक जनता विशेषकर ग्रामीण जनता पर लादी गई धर्मांधता और उससे होने वाले शोषण उत्पीड़न का चित्रण करते हुए एक ऐसे गुस्से का रेखांकन करता है जिसे यदि समग्र यथार्थ से जोड़कर देखा जाए तो जनवादी चेतना के प्रतार में सहायक हो सकता है। तो ये इस तरह का नाटक है। जीवन के कटु वास्तविकता से जूझ रहे जनता के तमाम तबकों के लिए हमने ऐसी शैली का उपयोग किया है जो नाटक के भीतर के व्यंग, त्रास और अतिरंजना के बीच के तनाव को सीधे तौर पर दर्शक के सामने रख सके। क्या कहती हैं कि नाटक के भीतर इस तरह की शैली का प्रयोग किया गया है कि नाटक के भीतर जो व्यंग है, अतिरंजना है, जो तनाव है, वो सीधे सीधे दर्शक पर आ सके। हमने फैंटेसी, अतिरंजनापूर्ण अभिनय कौशल, नृत्य, संगीत, दृश्य बिंबों के जरिए तकनीकी जटिलता से बचते हुए ऐसी मनस्थितियां उभारने का प्रयत्न किया है जो दर्शक के संवेदना जगत को झकझोर सके। सिर्फ दर्शक इसको देख करके वाहवाही ना करे, बल्कि दर्शक अपने संवेदना जगत को झकझोर भी सके, वो महसूस भी कर सके कि क्या कुछ गलत चल रहा है देश में, क्या कुछ सही चल रहा है। बकरी आमजन के शोषण उत्पीड़न का जो नाटक है। आगे लिखते हैं, हमने यह नाटक विकसित रंगमंच की पूरी क्षमता को ध्यान में रखकर ना तैयार करके खुले मंच के लिए तैयार किया है। किस तरह के मंच के लिए नाटक तैयार किया गया है? खुले मंच के लिए। खुले मंच के लिए, जिससे कि यह किसी भी स्थान पर किसी भी समय कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोग के सामने खेला जा सके। ये एक तरह से बकरी नाटक की विशेषता भी है कि इसको खुले मंच पर के लिए तैयार किया गया है। इसको कहीं भी कभी भी खेल सकते हैं, एक तरह से नुक्कड़ नाटक के फॉर्म में। तो इसको कहीं भी आप खेल सकते हैं। लेखन और मंचन के एक दूसरे के उद्देश्य के पूरक हो सके और हिंदी नाटक को एक नया मोड़ देने के ऊपरी वाहवाही से बचकर एक सही धारा को आगे बढ़ाने में हम अपना छोटा सा योग दे सके। इसीलिए इन्होंने इसको खुले मंच के लिए किया है और ये एक ऐसा नाटक है जिसको आप कहीं भी कभी भी कम खर्च में खेल सकते हैं। बकरी नाटक। यहाँ पर जाकर के कविता नागपाल जी का वक्तव्य समाप्त होता है। तो इसमें आपने देखा कि कविता नागपाल जी नाटक को लेकर के बताती हैं कि ये किस तरह का नाटक है, इसकी शैली कैसी है और इसमें किन किन चीज़ों को मिक्स किया गया है। आमतौर पर इतना जानिए कि इसमें नौटंकी और पारसी जो होते थे दोनों की पत्तियाँ मिक्स की गई हैं। साथ ही इसमें लय वाले जो गाने हैं वो सब लाए गए हैं, बस उनके भाव बदले गए हैं। ठीक है, अब आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर। इस नाटक के बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का क्या कहना है, इसे देखते हैं। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी की समसामयिक नाटक नहीं है। किससे बातचीत के बाद लिखा गया है? इब्राहिम अलकाजी से। ये आपका एक प्रश्न बन गया। इब्राहिम अलकाजी से बात करके ये नाटक लिखा गया। और क्यों लिखा गया? क्योंकि हिंदी में आम आदमी की समसामयिक नाटक नहीं है। हिंदी में ऐसा कोई नाटक ही नहीं है जिससे आम आदमी की समस्या बयां हो सके। इस तरह के राजनीतिक परक नाटक उस समय नहीं थे, तो इसीलिए ये नाटक लिखा जाता है। इसके लिखे जाने पर उनकी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाट्य मंडली ने इससे 2 दिन कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला भी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से इसका विधिवत प्रदर्शन नहीं हो सका। क्या कह रहे हैं कि 2 दिनों तक कुछ आमंत्रित लोगों के सामने किसने खेला है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने।
नाम याद रहेगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ये नाटक लिखे जाने के बाद 2 दिन तक इसको कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेलते हैं। आगे लिखते हैं कि बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही एक छात्र रणजीत कपूर ने इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया, जहां इसकी प्रस्तुति को राज्य की नाटक एकेडमी ने पुरस्कृत किया। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ही एक छात्र है, क्या नाम है, रणजीत कपूर। वो इसको कहाँ फरमाते हैं, लखनऊ में। अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तहत लखनऊ में बकरी नाटक का मंचन कौन कराते हैं, तो आपको नाम याद रखना है, रणजीत कपूर ये कराते हैं, जहां इसकी प्रस्तुति को राज्य की नाटक एकेडमी ने पुरस्कृत किया। ये भी ध्यान में रखना है कि लखनऊ में जब इसका प्रदर्शन रणजीत कपूर जी कराते हैं तो वहाँ पर इसको अवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है। लिखे जाने और खेले जाने के दौरान नाटक के आलेख में रूप की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ और भी जुड़ा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और लखनऊ की प्रस्तुति में वे जुड़े हुए अंश नहीं खेले गए। मतलब शुरुआत में जहाँ मंचन होता है इसका, वहाँ पर वो जुड़े हुए अंश नहीं खेले जाते हैं, क्योंकि वो बाद में जुड़ते हैं। लिखते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और लखनऊ की प्रस्तुति में वे जुड़े हुए अंश नहीं खेले गए। इसे संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के लिए आलेख कविता नागपाल ने ले लिया। रणजीत कपूर के मंचन कर लेने के बाद सक्सेना जी ये लिख रहे हैं कि इसको संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के लिए, अभी तक पूर्ण रूप में ये प्रस्तुत नहीं हो पाया था। आलेख कौन लेता है, कविता नागपाल, जिनकी वक्तव्य को अभी हमने पढ़ा है। ये ले लेती हैं और उसे जन नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने का बीड़ा इन्होंने उठाया। अब कौन सा मंच आ रहा है, जन नाट्य मंच। ऊपर कौन सा मंच था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये, और यहाँ पर कौन सा मंच है, जन नाट्य मंच। दोनों नाम में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द्वारा प्रस्तुत करने का बीड़ा इन्होंने उठाया। उसी समय में संयोग से श्रीकांत व्यास से, कह रहे हैं कि संयोग से श्रीकांत व्यास से भेंट हुई और उन्होंने इसे तुरंत छापने में उत्साह दिखाया। तो इसको तुरंत छापने में उत्साह किसने दिखाया, कल रात मैंने यही प्रश्न आप लोगों से किया था, श्रीकांत व्यास। तो बकरी नाटक को छापने में उत्साह श्रीकांत व्यास दिखते हैं। जिस तरह से मुर्दैया को कहते हैं ना तुलसीराम, कि मुर्दैया को फावड़ा से खोद कर निकालने का जो काम था किसने किया था, अखिलेश नेतृत्व के संपादक। उसी तरह से इसको छपवाने में जो भूमिका रही है श्रीकांत व्यास की। खैर, अब मुर्दैया की बात चली है तो एक प्रश्न आप लोग जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कि 7 भागों में प्रकाशित जो मुर्दैया होती है उसको पुस्तक आकार रूप में लाने का श्रेय तुलसीराम ने किसे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाटक और अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे, भानु भारती और कविता नागपाल का कृतज्ञ है। क्या है कि नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तन और परिवर्धनों, जो नाटक में संशोधन और सुधार हुए हैं, इसके लिए किनका किनका यहाँ पर धन्यवाद किया जा रहा है, ज्योति देशपांडे, भानु भारती, कविता नागपाल। ये 3 नाम आपको याद रखने होंगे। परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए किसके प्रति कृतज्ञ हैं वो, तो कुमारी ज्योति देशपांडे, भानु भारती और कविता नागपाल। जिस लगन और परिश्रम से ज्योति देशपांडे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किया, रणजीत कपूर के बाद ये ज्योति देशपांडे भी इसको कहाँ मंचित की हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किया, वह लगभग अदेखा ही रह गया। यह खेत की बात है। और ये जब निर्देशित करती हैं तो ये लगभग अदेखा ही रह जाता है, दर्शक की कमी रहती है। और बिना दर्शक के जैसे कोई फिल्म हिट नहीं हो सकती, वैसे ही कोई नाटक भी नहीं हो सकता। अब देखिए, ये बात जो मैं ऊपर कह रहा था, यह नाटक ना लिखा जाता, उसके कारण बता रहे हैं। जो कविता नागपाल के वक्तव्य में मैंने बताया कि ये आगे क्लियर होगा, देखिए यहाँ पर अब क्लियर होगा कि यह नाटक ना लिखा जाता है यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता है जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता है। ये नाटक नहीं लिखा गया होता अगर जन चेतना को, जो सामान्य जन है उसकी चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का अगर कोई नया व्याकरण यानी कि कोई नया तरीका मिल गया होता तो भी ये नाटक नहीं लिखा जाता। दूसरा जो पॉइंट है, यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृह, भारी तामझाम
और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज ना होते। जैसे आप जयशंकर प्रसाद के नाटकों को देखिए, ये एक ऐसा नाटक है जिसके लिए भारी तामझाम करना पड़ेगा, क्योंकि पात्रों की संख्या हर तरह से प्रसाद के नाटक के लिए। तो दूसरा तर्क क्या दे रहे हैं सक्सेना जी, कि ये नाटक तब भी नहीं लिखा गया होता अगर जो हिंदी के बड़े नाटक हैं वो बड़े प्रेक्षागृह तामझाम के मोहताज ना होते, तो भी ये नाटक नहीं लिखा गया होता, क्योंकि उन बड़े नाटकों को भी आसानी से लोग प्ले कर सकते थे। तीसरा जो फैक्ट है, तीसरा पॉइंट ये देते हैं कि यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते। तो एक और कारण क्या बता रहे हैं, यश प्रार्थी। आजकल हर कोई यश के लिए भागता है। यश प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते। अगर ऐसा होता कोई लेखक तो भी ये नाटक नहीं लिखा जाता। जिस तरह से हर कोई क्या है, यश यशोलिप्सा यशोलिप्सा के लिए हर कोई पागल है, तो उसको कह रहे हैं कि राइटर अगर अपने यश के लिए ना पागल होकर के एक सामाजिक राइटर होता है, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उन्हें यश की कामना नहीं थी, सुख के लिए लिखते थे, और जब पैसे की कामना हुई या इस तरह की चीज़ों में फंसे तब जाकर के उन्होंने लिख दिया कि जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो वैसे ही एक ऐसा नाटककार भी होता जिसे यश प्राप्ति से ना मतलब होता, चुपचाप जनता के हित में लिखता, तो भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये नाटक नहीं लिखे होते। आगे देखिए, यह नाटक जितना ही गांव कस्बों मजदूर बस्ती और स्कूल कॉलेज में खेला जाएगा उतना ही इसका उद्देश्य क्या होगा, पूरा होगा। अब आते हैं दूसरे संस्करण की भूमिका पर। दूसरे संस्करण की भूमिका कुछ इस प्रकार है कि बकरी के प्रथम संस्करण के 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाना। क्या समाप्त हो जाता है, प्रथम संस्करण कितने दिनों में समाप्त हो गया है, 6 महीने के भीतर ही बकरी का प्रथम संस्करण समाप्त हो जाता है। इस बात का सूचक है कि हमारे रंग जगत का मन बदल रहा है। नाटक के प्रकाशन के साथ ही कई महीनों तक जन नाट्य मंच ने इसे राजधानी के विभिन्न भागों में खेलता रहा। कोई 25 प्रदर्शन इसके विश्वविद्यालय कॉलेज कारखानों के मजदूरों के बीच आधी रात चांदनी चौक के चौराहे पर दुकानदार के लिए हुए, जिनके बीच तब तक आज का यह नाटक नहीं पहुंचा था। चंडीगढ़ में इसके प्रदर्शन ने वहां के रंग जगत में एक नई भूमिका अदा की। कहाँ इसका प्रदर्शन होता है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जब इसका प्रदर्शन होता है तो ये वहाँ के रंगमंच में रंग जगत में यानी नाटक वाली दुनिया में एक नया भूमिका अदा कर पाता है। यह सिलसिला जोर पकड़ रहा था कि आपातकालीन स्थिति लागू हो गई, इस नाटक का प्रदर्शन बंद हो गया। ऊपर मैंने आपातकाल का जिक्र किया था, तो अभी इस नाटक के मंचन का सिलसिला चल ही रहा था कि आपातकाल लागू हो जाता है और प्रदर्शन क्या होता है, बंद हो जाता है। पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के रंग कर्मियों द्वारा यह खेला जाता रहा। ऐसा एक प्रदर्शन पटना के नौबतपुरा प्रखंड के गांव टेडवा में राकेश संस्थान ने तृप्ति नारायण शर्मा के निर्देशन में किया। क्या कह रहे हैं कि आपातकाल तो लग जाता है, पर ग्रामीण क्षेत्र जो दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्र हैं, सुदूर क्षेत्र हैं, वहाँ के रंग कर्मियों द्वारा यह खेला जाता था। क्योंकि लॉकडाउन के समय गाँव में जैसे लॉकडाउन नहीं लगा था, सिर्फ शहरों में लगा था, वैसे ही समझ लीजिए कि आपातकाल के समय गांव थोड़े से फ्री थे। तो वहाँ पर इन नाटकों का जो मंचन है कौन करा रहा था, तो पटना के नौबतपुर प्रखंड के गांव क्या है, टेडवा, वहाँ पर कौन कराता है, राकेश नाम की संस्था है, और निर्देशक कौन है, तृप्ति नारायण शर्मा। इतनी बात आपको याद रखनी है कि बकरी का मंचन पटना के किस प्रखंड में हुआ है, तो नौबतपुरा प्रखंड में। गांव का नाम क्या है, तो टेडवा है। संस्था कौन सी है, राकेश। डायरेक्टर कौन है, तृप्ति नारायण शर्मा। जहां यह पेट्रोमैक्स के सहारे खेला गया। किसके सहारे खेला गया है, पेट्रोमैक्स के सहारे खेला गया है। कहते हैं पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर एक दूसरा ही आलेख बकरी के नाम से अधिकारियों को दे दिया गया, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जुड़ा लगता था।
यह जेल से बचने के लिए जरूरी था। आपातकाल की समाप्ति के बाद अब इस नाटक का खेला जाना फिर तेजी से शुरू हुआ है। नाट्य संसार पटियाला ने चंडीगढ़ में यदि इसकी चंडीगढ़ में यदि ऐसी प्रस्तुति की जिसमें नट नटी के नृत्यों का आधार क्लासिकल था तथा पंजाबी लोक नृत्यों का था और गीतों में पंजाब की लोक धुन का भरपूर उपयोग और इस तरह नौटंकी विन्यास से कटा हुआ, तो ग्वालियर के रंग संगी क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका जो मंचन है चंडीगढ़ में, नाट्य संसार पटियाला ने चंडीगढ़ में इसको प्रस्तुत किया और वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि इसका जो नृत्यों का आधार है उसको क्लासिक तथा पंजाबी लोक नृत्यों में बदल दिया है और जो इसके भीतर गीत हैं उसकी धुन भी पंजाबी कर दी है। और ये यहीं पर नहीं होता है। ग्वालियर के रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप की प्रस्तुति में गतियों का नियोजन दूसरी तरह था। यदि यह नाटक क्षेत्रीय नाट्य रूपों में ढलने की लचक रखता और शास्त्रीय मनस्थिति वालों को भी ग्राह्य हो सकता तो निश्चय ही हिंदी की भावी नाटकों की परिधि के विस्तार का रास्ता दिखाता है। अब आइए तीसरे संस्करण की भूमिका पर। तीसरे संस्करण में लिख रहे हैं कि पिछले 3 वर्षों में बकरी के 300 से अधिक प्रदर्शन हो चुके हैं। 3 वर्षों में बकरी के कितने प्रदर्शन हो गए हैं? 3 वर्ष हो गए हैं बकरी को आए हुए। आया कब था? तो ये नाटक आता है 1974 में। तो कह रहे हैं कि बकरी को आए हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं और सर्वाधिक प्रदर्शन इप्टा बम्बई ने बकरी के जो 300 बकरी के जो प्रदर्शन हुए हैं, 300 बार जो बकरी नाटक खेला गया है, इसमें सबसे ज़्यादा किसने खेला है? इप्टा बम्बई ने। बम्बई की नाट्य संस्थान है इप्टा, तो इप्टा बम्बई ने सबसे ज़्यादा बकरी नाटक को खेला है MS सत्यू के निर्देशन में। निर्देशक कौन है? सत्यू जी। वहाँ उसकी रजत जयंती मनाई गई है। इतना ही नहीं, जहाँ यह नाटक हिंदी की बोलियों की ओर बढ़ा है, यानी ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ और कुमाऊनी में खेला गया है, वहाँ यह देश की प्रादेशिक भाषाओं में भी खेला जा रहा है। यह नाटक किधर किधर बढ़ा है? ब्रजभाषा में बढ़ा है, छत्तीसगढ़ी में बढ़ गया है, कुमाऊनी में भी खेला गया है, वहीं यह देश की प्रादेशिक भाषाओं में भी खेला जा रहा है। बेंगलौर में कन्नड़ में इसकी प्रस्तुति प्रसन्ना ने की। बेंगलौर में कन्नड़ भाषा में बकरी नाटक की प्रस्तुति किसने की है? प्रसन्ना ने की है। जहां भारी विवाद के बावजूद इसके प्रदर्शन हुए और हो रहे हैं। कन्नड़ में भी इसका निर्देशन कौन करते हैं? MM सत्यू। तो इसका निर्देशन कन्नड़ में भी MM सत्यू जी करते हैं। अगला है, उड़िया और गुजराती में भी यह नाटक खेला जा रहा है। ब्रज में हमने देखा, छत्तीसगढ़ी देखा, कुमाऊनी देखा, इसके साथ और 2 यहाँ पर भाषाएं आ रही है, उड़िया और गुजराती। प्रादेशिक भाषाओं में हमने कन्नड़ देखा, तो ये कितनी भाषाएं हो गई? ब्रज, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊनी, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, टोटल 6 हो गई अब तक। मॉरिशस में इस नाटक के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मॉरिशस, भारतीय लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इस नाटक के खेलने पर यहाँ पर क्या हो गया है? प्रतिबंध लग गया है। कई बार पूछ देता है कि बकरी नाटक कहाँ पर खेलना प्रतिबंधित है, तो आपको याद रखना है मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में बकरी नाटक के खेलने पर प्रतिबंध है। अनेक स्थानों पर नाटक खेले जाने के बाद दर्शकों और कलाकारों में मुठभेड़ का कारण बना और जमकर वाद विवाद हुआ। कहीं कहीं नाटक खेलने से रोका भी गया है और कहीं कहीं रंग कर्मियों ने डटकर इसका सामना किया और फिर और संगठित होकर इसे खेला है। पत्र पत्रिकाओं में भी इसके प्रदर्शन को लेकर काफ़ी वाद विवाद हुआ है। ये तमाम घटनाएं यह दिखाती हैं कि यह नाटक देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में और अधिक सार्थक होता है और इस स्थिति से टकराने वाली और मुंह चुराने वाली ताकतों का और अधिक ध्रुवीकरण करता है। कौन? बकरी नाटक। गांधीवाद का मुखौटा लगाकर आज भी सत्ता की राजनीति की जा रही है और देश की जनता को छला जा रहा है। क्या किया जा रहा है आज भी? गांधीवाद का मुखौटा लगाकर, जैसे आजकल पार्टियां करती हैं, वैसे ही कुछ काम दुर्जन सिंह, सत्यवीर, कर्मवीर और उनका साथ देता है कानून व्यवस्था के तौर पर खड़ा वहाँ पर सिपाही।
तो कह रहे हैं कि गांधीवाद का मुखौटा लगाकर, कहाँ लगाते हैं ये लोग मुखौटा? बकरी पर। क्या कहते हैं कि ये बकरी गांधी जी की है। तो गांधीवाद का मुखौटा लगाकर जैसे दुर्जन करमवीर सत्यवीर लूट रहे हैं लोगों को, वैसी ही लूट आज भी है। आज की आज भी सत्ता की राजनीति की जा रही है और देश की जनता को छला जा रहा है। लेखक चाहता है कि देश की राजनीतिक स्थिति सुधरे और यह नाटक अपने निहित व्यंग्यार्थ में शीघ्र से शीघ्र असंगत हो जाए। लेखक क्या चाहता है कि देश की स्थिति जो है सुधर जाए और ये नाटक जो है प्रासंगिक ना रहकर इसकी प्रासंगिकता जो है खत्म हो जाए। यहाँ पर देखिए नीचे नीचे वाली पंक्ति, शीघ्र से शीघ्र असंगत हो जाए। मतलब इस नाटक में जितनी वो समस्याएं उठाते हैं, वो चाहते हैं कि इस नाटक के आने के बाद ये समस्याएं खत्म हो जाएं। पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सभी जानते हैं कि जो समस्याएं 1974 में देख करके ये नाटक सामने आया, वो समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी हम लोग उसी तरह हैं, व्यवस्था के हाथों में बने हुए जैसे तब दिखाया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, और अगर इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप कर लीजिएगा कमेंट में। जब भी कमेंट दिखेंगे मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। और अगर ये अच्छा लगे आपको तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलेंगे और इस नाटक के और भी वीडियो मिलेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का धन्यवाद।